नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत जैसे देशों पर अमेरिकी टैरिफ का समर्थन किया है। एबीसी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि रूस से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही कदम है। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत का नाम लेते हुए कहा कि रूसी तेल खरीदने वालों पर आर्थिक कार्रवाई हो सकती है। वहीं भारत ने हाल के हफ्तों में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से 2 बार बात की और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत दोहराई। मोदी ने यूरोपीय नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से वार्ता में भारत की ओर से स्थायी शांति की वकालत की। रूस ने रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों से सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई और कई जगहों पर नुकसान पहुंचा। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दूसरे चरण की कड़ी पाबंदियों का संकेत दिया। अमेरिकी ट्रेजरी चीफ स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर अतिरिक्त पाबंदियां लग सकती हैं। इससे भारत प्रभावित हो सकता है क्योंकि वह रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूसी युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है, हालांकि भारत ने इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत बताया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से रूस पर और कठोर कार्रवाई की मांग की और पुतिन से शांति वार्ता के लिए तैयार होने का संकेत दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत समेत वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने बताया कि यह निर्णय पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बैठक में लिया गया। बीआरएस के 4 राज्यसभा सांसद हैं, जिन्हें वोटिंग में हिस्सा न लेने को कहा गया है। केटीआर ने कहा कि यह कदम तेलंगाना में यूरिया की कमी से जूझ रहे किसानों की पीड़ा को उजागर करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के फैसले को बेतुका बताया और कहा कि पार्टी पहले ही लोकसभा में अप्रासंगिक हो चुकी है। बता दें कि बीआरएस के वर्तमान में 4 राज्यसभा सदस्य हैं और लोकसभा में उसका कोई सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कल यानी मंगलवार 9 सितंबर को होना है, जिसके लिए सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। पहले एनडीए और विपक्ष ने डिनर मीटिंग का प्लान बनाया था, लेकिन पंजाब में आई बाढ़ के चलते दोनों ने इसे रद्द कर दिया। इस बार मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन शाम को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 781 सदस्य शामिल हैं। विपक्ष ने रेड्डी को सामाजिक और न्याय प्रिय योद्धा बताया है, जबकि संख्या बल एनडीए के पक्ष में माना जा रहा है। सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव करते हुए अब 4 की जगह 2 मुख्य स्लैब 5 और 18% कर दिए हैं। तंबाकू, लग्जरी कार और यॉट जैसे सामानों पर 40% टैक्स लगेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। सरकार का दावा है कि टैक्स घटने से दाम कम होंगे और मांग बढ़ेगी। हालांकि इससे केंद्र को करीब 48,000 करोड़ रुपए और कई राज्यों को भारी राजस्व नुकसान हो सकता है। विपक्षी राज्यों का अनुमान है कि उन्हें 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। एसबीआई के मुताबिक 453 वस्तुओं में बदलाव हुआ है, जिनमें से 91% की दरें घटाई गई हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू और साइकिल अब 5% स्लैब में आएंगी। हेल्थ केयर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन टेक्सटाइल और एमएसएमई ने लागत बढ़ने की चिंता जताई। अब सवाल ये है कि क्या कीमतें घटने से सच में लोग ज्यादा खर्च करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शन को जनरेशन Z का आंदोलन बताया जा रहा है। गुस्से में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे
लेकिन पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ने दावा किया कि उनके दोस्तों को गोली लगी, जिसमें एक के सिर में भी गोली मारी गई। यह आंदोलन 4 सितंबर से लागू उस प्रतिबंध के खिलाफ है जिसमें सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जी आईडी, नफरत फैलाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। नेपाल में सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। काठमांडू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में 6 लोगों की मौत हो गई और 42 घायल हो गए। ये डेटा खबर लिखने के समय अनुसार तक है। रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग संसद की ओर मार्च करते हुए सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें और लाठीचार्ज किया। हालात बिगड़ने पर सेना की तैनाती की गई और संसद, राष्ट्रपति भवन व सरकारी सचिवालय के बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं जैसे नारे लगाए। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म फर्जी पहचान और गलत सूचना फैलाने में इस्तेमाल हो रहे थे, इसलिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया। टिकटॉक, फाइबर और 3 अन्य ऐप्स ने पंजीकरण करा लिया है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म ने ऐसा नहीं किया। अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू रात 10 बजे तक लागू रहेगा और सुरक्षा कर्मियों को रबर की गोलियां चलाने की अनुमति दी गई है। बता दें कि नेपाल की सरकार द्वारा लोकप्रिय 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन लगाया गया है। नेपाल में हाल के महीनों में असंतोष की लहर देखी गई है। बढ़ते कर, नौकरी के अवसरों में कमी, भ्रष्टाचार के मामले और सांसदों द्वारा जनता को मूर्ख कहने जैसे बयानों ने लोगों का गुस्सा बढ़ाया है। इसके अलावा एक टैक्सी चालक की पुलिस वाहन से कुचलकर मौत और कुछ सांसदों के देश छोड़कर भागने की खबरों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। यह घटना नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। प्रदर्शनकारी सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाना, भ्रष्टाचार पर जांच और जनहित में नीतियां शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का कड़ा रुख और सैन्य बल की तैनाती स्थिति को और मुश्किल बना सकती है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मड्डूर में रविवार शाम को गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास पथराव होने से तनाव फैल गया। इसमें कम से कम 8 लोग घायल हुए और पुलिस ने हालात बिगड़ते देख 21 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ कहा है कि दोषी चाहे किसी भी धर्म के हों, कार्रवाई होगी और अगर पुलिस की गलती मिली तो वे भी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ने सोमवार सुबह उन लोगों पर लाठीचार्ज किया जो भगवा झंडे लेकर विरोध कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों से शांति की अपील की है। फिलहाल इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है, जबकि विपक्ष ने सरकार पर पत्थरबाजों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और सेना के 2 जवान घायल हो गए। चिनार कोर के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने कुलगाम के गुड्डर जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान संदिग्ध हलचल दिखने पर आतंकियों ने गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, जबकि एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हो गए। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन में दूसरा आतंकी भी ढेर कर दिया गया। सेना ने बताया कि घायल सैनिकों का इलाज जारी है और मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश देते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान और निवास का प्रमाण है। चुनाव आयोग को तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा गया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए गए थे, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि तकनीकी अड़चनों और गलत निर्देशों के कारण असली मतदाता बाहर किए जा रहे हैं। आरजेडी की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि आधार जैसे सार्वभौमिक दस्तावेज को नजरअंदाज करना गलत है। वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ किया कि असली नागरिकों को शामिल करना जरूरी है और फर्जी दस्तावेज वालों को बाहर करना होगा। यह विवाद बिहार चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीट बंटवारे की राजनीति तेज हो गई है। फ्रंट अलायंस में अब तक 6 दल थे, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, पीआईपी और सीपीआई-एमएल। अब इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा,
यानी JMM और पशुपति पारस गुट यानी LJP भी शामिल हो गए हैं। कुल 243 सीटों पर अब 8 दलों में बंटवारा करना होगा, जिससे सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक LJP पारस गुट को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। JMM को बांका, मुंगेर और भागलपुर इलाकों में सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि सभी दलों को कुछ सीटें छोड़नी होंगी और गठबंधन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इधर NDA में भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांगों से सीटों का बंटवारा चुनौती बन गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सोमवार को कांग्रेस के इस दावे का खंडन किया कि उसने महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को SMS भेजकर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में सूचित करने के लिए पार्टी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि महाराष्ट्र 2024 के चुनाव कैसे चुराए गए थे। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्राई ने कहा कि कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि एजेंसी व्यक्तिगत SMS टेम्पलेट को मंजूरी नहीं देती है और आवेदन को सेवा प्रदाता STPL ने अस्वीकार किया था। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने इसे सरकार, चुनाव आयोग और नियामक एजेंसियों के बीच मिलीभगत बताया। वहीं सांसद मणिकम टैगोर ने ट्राई को भाजपा का IT सेल तक कह दिया और सवाल उठाया कि अगर चुनाव चोरी नहीं हुई तो सरकार एक YouTube लिंक से क्यों डर रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.